Good morning, friends. We are from Mizag Academy. Its session is current affairs. समसामयिक घटनाओं के ऊपर विश्लेषण है जो मॉर्निंग के सत्र में हम आपके सामने रोज लाते हैं। तो आज जो एग्जाम ओरिएंटेड पत्र पत्रिकाओं से जो घटनाक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इन घटनाक्रमों से ही आपके परीक्षा में समसामयिक घटनाओं से सवाल पूछे जाते हैं और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैक्सिमम अधिकतम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स से लेकर के आप नेशनल और इंटरनेशनल के सारे जो करंट अफेयर्स की घटना है, उस घटनाओं का हम आपके समक्ष विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है और वो है भारत सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों एवं स्वयं सहायता समूहों की मदद हेतु किस योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 21 दिन का भारत सरकार ने लॉकडाउन रखा है और उस लॉकडाउन से जनता को राहत पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा की है। उस राहत पैकेज को पहले एक प्रश्न ये पूछा है कि वो किस नाम से राहत पैकेज की घोषणा की गई। तो राहत पैकेज आपका प्रधानमंत्री राहत कार्य योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है या प्रधानमंत्री सहायता योजना है। तो ये आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये जो योजना है, ये आप एक तो ये याद रखिए कि 1.70 लाख करोड़ CR ये है इस योजना का साइज है। यहाँ इसका एक जो फाइनेंशियल जो फिगर है, ये आपको याद रखना है, 1.70 लाख करोड़। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको आप शॉर्ट में यूं कह सकते हैं PMGKY। क्या नाम है इसका? PMGKY। किस रूप में याद रखोगे? PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। PMGKY इस योजना का नाम है। अब इस योजना के मुख्य बिंदु जो हमें याद रखने चाहिए, जिन पे हम जो फोकस हमें करना चाहिए, वो मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, ये आपके भारत सरकार की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण। और इन्होंने इस फंड का डिक्लेरेशन किया है 1.70 लाख करोड़। ठीक है। अच्छा, इस स्कीम में जो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो किन किन जो आइटम्स को या किन किन सब्जेक्ट्स को लिया गया है, जैसे कि अनाज वितरण को लिया है, मनरेगा दिहाड़ी मजदूर है उनको लिया है, जो चिकित्सक लिए हैं, स्वास्थ्य कर्मी लिए हैं, लघु और मध्यम कंपनियों में जो कार्यरत आपके लोग हैं, उन सभी के लिए विशेष इसमें घोषणा है। उन सभी के लिए विशेष इसमें क्या है? घोषणा है। और ये घोषणा है क्यों लानी पड़ी? क्योंकि जो लॉकडाउन लाया गया है, 21 दिनों का लॉकडाउन, और उससे जो परेशानी हो रही है जनता को, जो परेशानी हो रही है, जो लेबरर्स, जो मजदूर है या जो आपके दिहाड़ी मजदूर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर के अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो आपका मजदूर, सबसे ज़्यादा परेशानी अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर के मजदूर हैं उनको होती है। तो उस परेशानी से निपटने के लिए, उससे ओवरकम होने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो योजना लाई है, ये डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए योजना है। 50 लाख का इसमें बीमा कवरेज है। और जनधन अकाउंट जो है, जो महिलाओं के लिए कैश डिपॉजिट की स्कीम है इसमें। जो आपके हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर्स आगे, आशा कर्मी आगे, नर्सेस आगे, और जो मेडिकल जो सैनिटरी वर्कर्स है, सैनिटरी साइड के वर्कर्स और मेडिकल जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी जो आपके जो ऑफिसर्स है, जो वर्कर्स है, उनके लिए भी इसमें स्कीम है, जिसमें आपका जो बीमा कवरेज है वो 50 लाख तक का है। 80 करोड़ लोगों तक जो राहत, जो अनाज के रूप में राहत पहुँचाई जाएगी। तो अगर आगे देखिए, जो आप अनाज के रूप में जो राहत पहुंचाई जा रही है, उसमें ये कहा गया है कि हर अगले 3 महीने तक आपको जो अतिरिक्त अनाज जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो 5 kg अनाज है। अनाज में आपका क्या है? अनाज में आपका है गेहूं है, गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल जो 5 kg 5 किलोग्राम जो आपका है वो आपको फ्री में मिलेगा। इसके अलावा 1 kg आपकी दालें हैं, दालें जिनको आप पल्सेस कहते हैं। तो पल्सेस ऑफ 1 kg ये अगले 3 महीने तक आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वो
स्कीम में दिया गया है। जो आपकी जो लघु इकाइयाँ हैं, जो आपकी जो स्मॉल यूनिट्स है उनको भी राहत दी गई। और वो किस में दे रखी है, उसमें स्मॉल यूनिट्स में कार्य करने वाले जो आपके एम्प्लॉयज़ है उनके लिए, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों के लिए आपकी जो भविष्य निधि, जिसको आप प्रोविडेंट फंड कहते हैं, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि क्या है, प्रोविडेंट फंड है। तो प्रोविडेंट फंड, अब जैसे कि अब काम रुक गया, इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्री अगर मान लिया कि पे नहीं कर पा रही है एम्प्लॉयज़ को, तो उस केस में जो प्रोविडेंट फंड में एक भाग इंडस्ट्री की तरफ से दिया जाता है, एक एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है एम्प्लॉय को, और एक गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर अभी अगर मान लिया नहीं दे पा रहे हैं, वो पोर्शन, वो जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट देगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगले 3 महीने तक प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का जो पार्ट है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। इसीलिए कहा गया कि दोनों का जो प्रोविडेंट फंड है उसका भार गवर्नमेंट पे है। अगले 3 मंथ्स तक का ये घोषणा है, और इसके बाद अगर मान लिया कि जरूरत पड़ी तो इसमें आगे एक्सटेंशन भी मिलेगा। आगे देखिए, जन धन खाता धारक और अनुग्रह राशि। तो जन धन खाता धारक और अनुग्रह राशि है, इसमें क्या है, देखो जन धन जो खाता धारक महिला है, महिला जो जन खाता धारक है, टोटल कितनी है, टोटल है 20.5 करोड़ ऐसी महिला जन धन खाता धारक है, जिनको अगले 3 महीने के लिए पर वुमन जो आपको पर मंथ 500 रुपीज है उनके खाते में डायरेक्ट अकाउंट्स में उनके जमा हो गए। पर वुमन पर मंथ, एक महीने में 500 रुपए की सहायता राशि है। उन जन धन जिनका खाता जन धन खाते के रूप में बैंकों में अगर जिनका खुला है, उनको 500 रुपए की ये मदद दी जाएगी। अब पीएम जो किसान सम्मान निधि, देखिए जो पहले इसकी जो घोषणा हो चुकी है कि 6000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को जो राशि दी जाती है, जो 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती है। तो इसकी पहली किस्त की घोषणा गवर्नमेंट ने की कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी पहली किस्त मिल जाएगी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में पहली किस्त, फर्स्ट वीक ऑफ व्हाट, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये किस्त किसान सम्मान जो निधि है, ये क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना के तहत जो आपके 2-2 हजार रुपए एक साल में 6000 रुपए किसानों को देने की जो योजना है, तो जो आपका इस योजना के तहत ये आपको किसानों को ये मदद मिलेगी। अनुग्रह राशि, अनुग्रह राशि जो आपकी जो पेंशनर्स को मिलती है, जो वृद्ध है, महिला हो या पुरुष हो, वृद्ध हो गए, विधवाएं हो गई, गरीब दिव्यांग होंगे, तो उन सभी के लिए ये जो इस योजना के तहत 1-1 हजार रुपए का जो आपको सहायता राशि है वो इनके खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा देखिए छोटी यूनिट्स, जो आपकी स्मॉल जो यूनिट्स है, जो कारखाने हैं, छोटे छोटे कारखाने, जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री यूनिट्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स। तो स्मॉल स्केल जो लघु उद्योग है, इसको आप हिंदी में यूँ कह सकते हैं लघु उद्योग, और उनमें जो कार्यरत लोग हैं, उनमें काम करने वाले लोगों के लिए एक स्कीम है, ये भी इसमें राहत प्रदान की गई। और वो आपको बता दिया था वो किस रूप में है, वो आपका प्रोविडेंट फंड के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में। जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है उसके अंदर जो लेबरर्स काम करते हैं उनके लिए जो स्कीम है, उसमें स्कीम में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि उस स्कीम में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, एम्प्लॉयर्स के लिए है। एक तो ये है कि उनका जो कोई भी पीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा अगर जमा है, तो उसका ये 75% विड्रॉल कर सकते हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। 3 महीने में 75% है वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़े, तो 75% तो एक तो ये छूट दे रखी है। एक ये जैसे कि जिस किसी एम्प्लॉय का अगर मंथली सैलरी 25,000 है, तो 24% तक गवर्नमेंट की तरफ से उनको राहत मिलेगी। 24% ऑफ सैलरी लगभग, अगर मान लिया किसी की 20,000 सैलरी है 20 के, तो 24% यानी कि लगभग 4,800 के लगभग पर मंथ को हेल्प मिलेगी। महिला स्वयं सहायता समूह के लीजिए, स्वयं सहायता समूह की जो टोटल महिलाओं की संख्या है वह है 63 लाख। तो इन महिलाओं को क्या है, इनको बिना गारंटी की जो कर्ज राशि है, पहले जो मान लिया इनकी कर्ज राशि आपकी जो वुमेन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो इस ग्रुप की वुमेन मानी जाती है, इनको 10 लाख तक पहले मान लिया कि लोन मिलता था और वो बिना गारंटी के मिलता था। अभी उसी को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 20 लाख। फिर देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, निर्माण उद्योग के जो मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूर है जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो उनके लिए जो कल्याण कोष है, ये कल्याण कोष
इसका जिम्मा जो राज्य सरकारों के पास होता है, लेकिन इसमें जो फंड है वो 31,000 करोड़ का जो केंद्र की तरफ से या वित्त मंत्री ने घोषणा की है, 31,000 करोड़ का फंड है उसमें है, और उस फंड से राज्य सरकारें उनको मदद देने की घोषणा करेगी। तो अगला देखिए, इसका मैंने हाईलाइट्स अब तैयार किया है। हाईलाइट्स ये है कि ये जो स्कीम है वो 3 मंथ्स के लिए है, और तीनों मंथ्स में जो नियोक्ताओं और जो कर्मचारियों दोनों के लिए प्रोविडेंट फंड को गवर्नमेंट वहन करेगी। दोनों के लिए प्रोविडेंट फंड कौन वहन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। इसमें देखिए एक आशा जो मेडिकल कर्मी है, आशा कौन है? आशा आपकी मेडिकल, जिसका मतलब पूरा नाम होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स, यानी एक्रेडिटेड का मतलब ये होता है जो समर्पित हो, जो ऑथोराइज हो, गवर्नमेंट की तरफ से जो मान्यता प्राप्त हो। ऐसी जो स्वास्थ्य कर्मी है, इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो योजना है वो इस डॉक्टर्स के साथ में, एक तो आशा हो गया, एक आपके डॉक्टर्स हो गए, एक आपके जो मेडिकल सैनिटरी वर्कर्स हो गए, सैनिटरी का जो काम करते हैं सैनिटरी वर्कर्स हो गए, इसके अलावा आपके नर्सेस हो गई, और जो भी मेडिकल स्टाफ है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाई है? गवर्नमेंट ने 50 लाख का इंश्योरेंस कवर की घोषणा की। अगर मान लिया कि, क्योंकि ये वो टीम है जो कोरोना पीड़ितों की जांच करती है, उनका इलाज करती है, तो ये कोरोना के बहुत ही नज़दीक है, इससे ज़्यादा नज़दीक कुछ नहीं, इसलिए इनको वो जो पॉलिसी कवर दिया गया गवर्नमेंट ने, जो वाकई देने के वो हकदार हैं, उनके परिवारजनों को उनके जो किसी भी जो घटना की स्थिति में उनको 50 लाख का बीमा कवरेज है वो मिलेगा। तो ये है मेडिकल, एक जो मेडिकल सेक्टर में एक बड़ी घोषणा है, 50 लाख का बीमा की घोषणा है। फिर देखिए जन धन खाता का आपने देख लिया कि इसके जो 20.5 करोड़ टोटल महिला है उनको 500 रुपीज़ पर वुमन पर मंथ दिया जाएगा। 2,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि मिलेगी, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा 1,000 रुपये जो गरीब विधवा है, वृद्ध है, जो मजदूर है और गरीब दिव्यांग है, ठीक है ना, लेकिन जो पेंशनर्स है और उनको 1,000 रुपये की ये सहायता राशि मिलेगी। छोटी इकाइयों का राहत पैकेज हो गया। फिर देखिए कर्मचारी, ये 24% आपका कर्मचारियों के लिए हो गया, और 75% जो आपका पीएफ में से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो कोर्स था जिसको आपने देखा था। हाँ, तो प्रश्न ये था कि भारत सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों और स्वयं सहायता समूह की मदद हेतु किस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये योजना क्या है? PMGKY, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका देखिए, हाँ, इसमें एक और बात जो रह गई है वो आप है उज्ज्वला योजना। तो ऐसी महिलाएं टोटल कितनी है? 8.3 करोड़ है। तो ऐसी महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी है उनको 3 माह गैस यानी घरेलू जो गैस सिलेंडर है वो आपका फ्री मिलेगा। 3 मंथ्स के लिए जो उज्ज्वला स्कीम है, जो गैस जिस स्कीम के तहत जो महिलाओं को जो गैस है वो वितरित की गई भारत सरकार ने, उन महिलाओं के लिए जो राहत पैकेज में क्या दे रखा है कि वो 3 महीने तक घरेलू गैस सिलेंडर उनको फ्री मिलेगा 3 मंथ्स के लिए। फिर MG नरेगा, एक MG नरेगा है, क्या है? MG नरेगा। MG नरेगा में जो काम करने वाले जो लेबर्स हैं, जो आपके मजदूर हैं, मजदूरों के लिए भी इस स्कीम में है कि जो पहले इनको 182 रुपये मिलते थे, अब वही रुपए कर दिए गए 202 रुपये। तो 20 रुपये इसमें प्लस कर दिए गए। कितने रुपए बढ़ा दिए गए? MG नरेगा के जो कर्मचारी है, सॉरी जो मजदूर है, लेबर्स है, उनके लिए इस योजना में क्या फ़ायदा किया गया? 20 रुपये की ग्रोथ की गई है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टॉपिक देखिए। सेकंड टॉपिक है G20 देशों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए हुआ क्या? ये एक वर्चुअल, इसको आप वर्चुअल कह सकते हैं, वर्चुअल जो आभासी G20 देशों का एक समिट हुआ है अभी हाल ही में, क्योंकि ये एक प्रपोज था। ये क्या था? ये एक प्रपोज था क्योंकि 2019 में हम देखते हैं कि जो G20 का जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? ओसाका जापान में। ओसाका जापान में हुआ था।
ओसाका जापान में 2019 का हुआ था। 2020 के अंदर जो प्रस्तावित था वो था रियाद, रियाद सऊदी अरब। रियाद सऊदी अरब में ये प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना जो कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से ये जो समिट है वो नहीं हो पाने की स्थिति में क्या हुआ कि इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संपन्न किया गया। तो यही प्रश्न पूछा है कि G20 देशों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसकी अध्यक्षता किसने की। तो जो आपका समिट जहां होना था वहीं के किंग ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो प्रिंस सलमान ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रिंस सलमान ने इसकी अध्यक्षता की है, प्रिंस सलमान इसके अध्यक्ष है, क्योंकि ये समिट आपका रियाद सऊदी अरब में होना प्रस्तावित था। ये जैसे कि ये फिक्स है, ये आपका 2019 के ओसाका जो समिट है 2019 की उसकी पिक है, और ये जो आपका 2019 का समिट ओसाका में हुआ था। अभी ये जैसे आपकी पिक जो शो करती है कि सऊदी अरेबिया 2020 में, तो 2020 में सऊदी अरेबिया की ये प्रस्तावित थी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो ये आपके जो समिट तो हो गई। अब इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो क्या है, वर्तमान में G20 सम्मेलन का आयोजन है वो रियाद सऊदी अरब में होना प्रस्तावित था। नोवल कोरोना जो वायरस है 19, इसके कारण इस सम्मेलन को यहाँ आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न कराया गया, जिसकी अध्यक्षता है जो आपके किंग सलमान ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? किंग सलमान ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? किंग सलमान ने की। किंग सलमान, राजा सलमान कह सकते हैं, उन्होंने जो सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की। G20 देश क्या है, वैश्विक महामारी जो आपकी जो कोरोना वायरस है उससे निपटने के लिए इस सम्मेलन की मुख्य बात यह है कि इसका जो आपकी 5 ट्रिलियन US डॉलर, तो 5 ट्रिलियन की इसमें जो आपकी जो मदद की बात की गई, या जो फंड जो G20 देश है वो फंड देंगे, वो किस में देंगे? वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसको आप कहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में ये जमा होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में G20 देश क्या करेंगे? 5 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ये जो धन है ये आपका ग्लोबल इकोनॉमी में जमा होगा। ये आपका, जिसको आप 5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं 375 लाख करोड़, 375 लाख करोड़ के बराबर का ये धन है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में G20 देश जमा करेंगे। किस में करेंगे जमा? वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ताकि जो कोरोना आउटब्रेक से लड़ने के लिए पूरे विश्व के देशों को इससे मदद मिल सके। तो एक तो ये देखना था कि G20 जो आपका, इसमें मोदी जी के प्रमुख सुझाव क्या थे, सजेशंस फ्रॉम PM मोदी। तो एक तो है कि WHO मजबूत हो। क्या सजेशन दिया गया मोदी जी की तरफ से कि WHO अभी बहुत कमजोर दिख रहा है, इस कोरोना वायरस से जो आउटब्रेक हुआ इसे लड़ने के लिए WHO को मजबूत होना चाहिए। वैश्विक आपदा को ध्यान में रखते हुए संकट जो प्रबंधन, ये देखिए, संकट प्रबंधन प्रोटोकॉल और कार्यप्रणाली तैयार होनी चाहिए। तो एक तो संकट प्रबंधन जो आपका जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, इसके लिए प्रोटोकॉल और इसकी एक कार्यप्रणाली तय होनी चाहिए। आर्थिक लक्ष्य जो हम लोग मान लिया कि आज तक आर्थिक लक्ष्य किसी भी समिट में जो हमारे जो इकोनॉमिक जो गोल्स है और इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम उसी पे सेंटर्ड थे, हमारा माइंड उसी पे फोकस था। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस मानव और मानवता इन दो ही बिंदुओं पे रखा जाए। ठीक है ना, यही इसी से वैश्विक समृद्धि मिलेगी और सहयोग मिलेगा। 2019 का जैसे हमने पहले ही बता दिया था कि ये समिट आपका ओसाका जापान में हुआ था, और अगला जो 2021 का समिट है ये आपका कहाँ होगा? ये आपका इटली में होगा। 2021 का यही जो G20 का जो सम्मेलन है वो आपका इटली में प्रस्तावित है, इटली में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये जो सम्मेलन आपका संपन्न हुआ, तो आप ये देखते हैं कि G20 क्या है। G20 जो 19 प्लस यूरोपियन यूनियन मिलके ये एक G20 देशों का एक ग्रुप बना है, एक इंटरनेशनल आपका एक फोरम है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इंटरनेशनल फोरम
ऑफ व्हाट, ये फॉरम है गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो किन का मंच है ये? आपका जो इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो जितने देशों की सरकारों और उनकी केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का ये जो आपका एक संगठन बनाया गया है। इसका जो फाउंडर माना जाता है वो G7 कंट्रीज को माना जाता है। जो G7 देश है वो इसके फाउंडर है, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसको स्थापित किया गया है, वो 1999 में किया गया। इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में। और 2008 में क्या किया गया? 2008 को इसके एजेंडा को एक्सपेंड किया गया। इसके एजेंडा को एक्सपेंड करके इसमें क्या डाला कि इसका जो समिट होता है उसके अंदर देश, जो विभिन्न देशों के फाइनेंस मिनिस्टर, विभिन्न देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तो वो सारे इसको अटेंड करेंगे। ये इसका एक एजेंडा है, वो 2008 में इसको एक्सपेंड किया गया। अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, या जो कोरोना जो वायरस आउटब्रेक हुआ है उससे विच सिटी, एक शहर है जिसने डिप्लॉय किए है ड्रोन्स टू सैनिटाइज सिटी एरियाज अगेंस्ट कोरोना वायरस आउटब्रेक। एक शहर है इंडिया का जिसने कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुआ है उस सिटी को क्लीन करने के लिए ड्रोन्स हायर किए, और वो ड्रोन्स हायर किए हैं 2 ड्रोन्स को हायर किया गया। तो वो सिटी पूछा गया कि इंडिया का वो कौन सा सिटी है जो ड्रोन से अपने शहर को सैनिटाइज करेंगे, और वहाँ सैनिटाइज करता है वो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको आप नगर निगम कह सकते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसको कर रहा है। कौन क्लीन कर रहा है? नगर निगम। तो नगर निगम कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा सही होगा? इंदौर, अहमदाबाद, नई दिल्ली और लखनऊ। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इनमें से एक वो शहर होगा जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 नंबर जिसकी पोजीशन है। जो पहले जो क्वार्टर है जिसमें जो सर्वे किया गया, जो स्वच्छता मिशन का एक सर्वे था, उसके अंदर 1 नंबर पे, यानी कि जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया था। दूसरे क्वार्टर में जो सर्वे हुआ उसके अंदर भी क्लीनेस्ट है। तो आप बताइए कि इनमें से वो कौन सा होगा? इंदौर, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली या लखनऊ? तो वो आपका मध्य प्रदेश का सिटी इंदौर होगा। इंदौर ही इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, और इसी ने ड्रोन्स के जरिए इस सिटी को जो कोरोना वायरस के आउटब्रेक है, इस सिटी को क्या करना चाहते हैं? वो सैनिटाइज करना चाहते हैं। तो एक तो ये देखिए कि वो सैनिटाइजर है वो कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इंदौर शहर हो गया, 2 ड्रोन्स उन्होंने हायर किए, ठीक है, सिटी को क्लीन बनाने के लिए, सैनिटाइज करेगा। इंदौर भारत का सबसे, आपको बता दिया कि ये क्लीन सिटी है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जो आपका पता लग गया। फिर देखिए ये मतलब ये सर्वे जो हुआ है वो 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों का हुआ, उसमें इंदौर आपका नीट एंड क्लीन आपका सिटी है, वो क्लीनेस्ट सिटी जो आपका दर्जा है वो इसको इंदौर को मिला है पहले क्वार्टर, और दूसरे दोनों क्वार्टर में एक नंबर। अब देखो है कि सैनिटाइजर जो इसने इस्तेमाल कर रहा है वो सैनिटाइजर कौन सा है? सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर पे पूछा जा सकता है कि सैनिटाइजर के रूप में जो इस्तेमाल हो रहा है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, क्लोराइट है, क्या है? क्लोराइट, CLORITE, ना कि DE। क्लोराइट है, क्लोराइड नहीं है। इसके अलावा वो और एक सैनिटाइजर है, वो आपका क्या है? बायो क्लीन यूज करता है। तो बायो क्लीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड, बायोक्लीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड दोनों को सैनिटाइज में जो है आपका इंदौर सिटी है वो इस्तेमाल कर रहा है, और इस तरह अपने सिटी को वो सैनिटाइज करने में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वो सिटी आपका इंदौर हो गया। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है नेमाई घोष को लेकर के। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं, ये आपके नेमाई घोष है। प्रश्न ये है कि नेमाई घोष इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये इनका है वो किस क्षेत्र से संबंध है? क्या वो लिटरेसी से है, एक्टर है, पॉलिटिक्स है, या फोटोग्राफी, साहित्य, अभिनेता, राजनीति या फोटोग्राफी? नेमाई घोष, नेमाई घोष जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, तो वो एक फोटोग्राफर है।
ठीक है ना, जिनका पेशा है फोटोग्राफी करना। और ये एक महान जो निर्माता, निर्देशक, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर, जो लिरिसिस्ट, सॉरी आप जो पटकथा लेखक कह सकते हैं, तो बहुविधा के धनी है। क्या है ये? एक शख्स है जो बहुविधा के धनी, उनके पर्सनल फोटोग्राफर थे। ये वो शख्स है जो इनके पर्सनल फोटोग्राफर थे। और वो जो शख्सियत है वो है आपकी सत्यजीत रे। सत्यजीत रे कोलकाता निवासी है, निवासी थे, कोलकाता निवासी सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन ये जो निमाई घोष है वो न्यूज या सुर्खियों में क्यों है? ये तो हमने बता दिया कि ये जो शख्स आपको जो कैमरे के सामने दिख रहे हैं, ये आपके कौन है? ये आपके जो सत्यजीत रे के साथ में आपके निमाई घोष है, सत्यजीत रे के पर्सनल फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफी का काम है वो यही देखते थे। उन्होंने देखिए निर्माता, निर्देशक, लेखक, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर जैसी बहुविधा के धनी कोलकाता निवासी सत्यजीत रे पे हाल ही में एक बायोपिक बनाई। बायोपिक यानी ऑटो बायोग्राफी। तो बायोपिक जो बनाई, ऑटो बायोग्राफी बनाई, बायोपिक या ऑटोग्राफी उसकी एक जीवनी, सत्यजीत रे की जीवनी पे इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है मानिक दा। उस बुक का नाम क्या है? मानिक दा। मानिक दा मेमोइस ऑफ सत्यजीत रे। मेमोइस ऑफ हूम? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे की जो जीवनी है, उनकी जो यादें हैं, उस पे जो बुक लिखी है वो निमाई घोष ने लिखी है। और निमाई घोष इनका पर्सनल फोटोग्राफर था। लेकिन इस बुक का नाम जो मानिक दा रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है कि बुक का नाम मानिक दा है। क्यों रखा? क्योंकि जो मानिक दा, उनके जो इंटीमेट थे, उनके जो बहुत ही क्लोज लोग थे, जो आप इंटीमेट, जो आप फ्रेंड्स कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं, उन लोगों द्वारा इनको प्रेम से मानिक दा के नाम से पुकारते थे। एंड दैट्स वाई इस बुक का टाइटल नेम क्या रखा गया? मानिक दा। इस बुक का नाम इस वजह से मानिक दा रखा गया। तो मानिक दा ये एक जो जीवनी है सत्यजीत रे की, जो पद्मश्री से अवार्डेड, फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अवार्डेड थे, जिनका जो कार्यकाल है 1921 से 1992 के बीच रहा। तो इनके जीवनी पे इनकी जो बायोपिक, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो लिखी है आपके निमाई घोष ने। अगला टॉपिक देखिए, ओलंपिक 2020 के लिए हाल ही में जो टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है, जो कोरोना आउटब्रेक को लेकर के, आपको पता है कि 2020 का जो टोक्यो जापान का जो आपका ओलंपिक था वो आपका पोस्टपोन हो गया। अब संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ये आपका 2020 में ना होकर के 2021 और वही आपका लगभग जुलाई के आसपास होने की एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये पोस्टपोन हो गया है। लेकिन इस कमेटी ने, जो आईओसी ने क्या किया, आईओसी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो उसका नाम पूछना है कि उस टास्क फोर्स का नाम क्या है? हे वी गो, वी कैन फाइट, गो कोविड, प्ले स्पोर्ट्स टू अवॉइड डिजीजेस। तो इनमें आपको ऑप्शन देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपका होगा जैसा कि हे वी गो, हम ठीक है चलते हैं, हम जाते हैं, लेकिन वापस 2021 में आते भी है। ये एक संभावना व्यक्त की गई। इसके लिए एक टास्क फोर्स इन्होंने गठन किया गया है। हाँ, तो ओलंपिक 2020 आपका पोस्टपोन हो गया टोक्यो जापान का, लेकिन अभी जापान में ही होगा, लेकिन 2021 में होने की संभावना है। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी कि जैसे 2024 का ओलंपिक है वो कहाँ प्रस्तावित है? पेरिस में। 2024 का ओलंपिक आपका जो प्रस्तावित है वो आपका पेरिस में है। और 2028 का प्रस्तावित कहाँ है? 2028 का है लॉस एंजल्स। 2028 का तो एक तो है आपका पेरिस यानी फ्रांस में, फ्रांस, और लॉस एंजलिस
आपका लॉस एंजलस, ठीक है ना, लॉस एंजलस आपका कहाँ है, यूएसए में, यूएसए, लॉस एंजलस आपका यूएसए में, ठीक है। तो वहां आपका ये 2028 का ओलंपिक प्रस्तावित है। ओलंपिक जो आईओसी है इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो आपका है थॉमस बक। कौन है, थॉमस बक। ये भी एक जो क्वेश्चनेबल चीज है, थॉमस बक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका लुसाने में, लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड SZ, ठीक है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अगला टॉपिक देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंड की जो घोषणा की गई है, ये किस बैंक ने की गई है, इमरजेंसी क्रेडिट फंड जिसका नाम है एंड कोविड, एंड कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंड, ये इसका पूरा नाम है, एंड कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंड। देखो हाल ही में सभी बैंकों ने, जितने ऑलमोस्ट एवरी बैंक ने जो क्रेडिट लाइन जो फंड है उसकी घोषणा की। किस प्रकार के, इमरजेंसी, क्योंकि जो कोरोना आउटब्रेक होने के बाद बैंकों को लगा कि हमें सभी को, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, जहां जो आपके जो क्रेडिट्स की, ऋण की जो जरूरत होती है, तो उस ऋण को पूरा करने के लिए हम एक लिक्विडिटी लाते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं इन सेक्टर्स के प्रति, ठीक है ना। तो जो सेक्टर, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने के लिए या जो क्रेडिट्स में लिक्विडिटी लाने के लिए, तरलता लाने के लिए, क्या लाने के लिए, लिक्विडिटी, ठीक है ना, लिक्विडिटी इन व्हाट, क्रेडिट्स, ऋण देने में तरलता लाने के लिए, तरलता लाने के लिए इन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो फंड की घोषणा लगभग हर बैंक ने की। जैसे कि एसबीआई है तो एसबीआई ने भी घोषणा की है, आईसीआईसीआई की भी घोषणा है इसी को लेकर के, जो आपका है, तो जो आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा की है या जो बैंक ऑफ इंडिया की है, यूनियन बैंक है, एवरी बैंक जो है ये आपकी स्कीम लेके आई है। और इस स्कीम के तहत क्या है कि ये इन सेक्टर्स में आपका जो सॉफ्ट लोन है वो प्रोवाइड करेगी, जिसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो इसमें जो बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, देखो आईसीआईसीआई बैंक ने तो क्या लाया है, आईसीआईसीआई बैंक तो लाई है एक जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस स्कीम लाई है, और वो इंश्योरेंस स्कीम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर। क्या नाम है उसका, है इसका नाम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर, कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर। ये तो जो इंश्योरेंस स्कीम लाया है वो है आईसीआई, तो आईसीआईसीआई बैंक तो है नहीं। एसबीआई ने जरूर 200 करोड़ का ये फंड की स्कीम लाया, लेकिन उसका नाम IND से नहीं है। IND जैसे कि नाम आपको सजेस्ट करता है, इसका मतलब है कि ये इंडियन बैंक ही है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आएगा, इंडियन बैंक आएगा। इंडियन बैंक जिसके बारे में देखिए यहाँ आराम से, आपका जो इमरजेंसी, जैसे स्टेट बैंक ने, मैंने बताया कि 200 करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंड की इन्होंने घोषणा की है। इंडियन बैंक इसी को लाया है, एंड कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंड। तो एंड कोविड की जो घोषणा है वो इंडियन बैंक ने की है। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या, इसने एक इंश्योरेंस स्कीम लाया है और उसका नाम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर, कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर। तो ये प्रोटेक्शन कवर आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ तो आपकी जो 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट बैंक एसबीआई है उसने जो फंड इसमें घोषित किया है वो 200 करोड़ किया है। आईसीआईसीआई बैंक है उसने जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर लाया, इंश्योरेंस सेक्टर में कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर है। और बाकी जैसे कि ये IND आपने देखा, एंड कोविड आपका किसका है, एंड कोविड आपका इंडियन बैंक का, लेकिन है ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंड। और एवरी बैंक इस फंड की घोषणा की है, और वो सभी जो क्रेडिट में लिक्विडिटी लाना चाहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शांतनु दास का। किसका है, शांतनु दास। जैसे कि आप पिक्स देख रहे हैं, शांतनु दास वो शख्सियत है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से पढ़े, जो ये बहुत पहले पढ़े, उस समय यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के बाद फिर ये उसके बाद ये पहले इनकी स्टडी हुई है वो
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, उसके बाद फिर ये आगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में आगे। अभी जो वर्तमान में ये प्रोफेसर है आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है। वो किस डिपार्टमेंट के हैं? मॉडर्न लिटरेचर एंड कल्चर। तो मॉडर्न लिटरेचर और कल्चर के ये आपके एचओडी है, ये आपके प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्तमान में वहाँ कार्यरत है। अभी ये जो सुर्खियों में है शांतनु दास, ये सुर्खियों में क्यों है? तो ये इनको अभी एक जो अवार्ड मिला है उस वजह से सुर्खियों में है। तो ये एक क्या है? एक राइटर है। कौन है? लेखक है। तो उन्होंने अपनी क्या ऐसी लेखनी दिखाई जिसकी वजह से ये चर्चा में आ गए। तो देखिए इनको जो मैन सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि द हिंदू अवार्ड, द हिंदू अवार्ड 2019, अभी हाल ही में 2019 के हिंदू अवार्ड है वो बांटे गए, हिंदू अवार्ड दिए गए 2019 के। हिंदू अवार्ड में इनका नाम है शांतनु दास। तो हिंदू अवार्ड, पहले हिंदू अवार्ड की हिस्ट्री पे जाइए कि हिंदू अवार्ड कब शुरू हुआ, किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, और क्या वो भारतीयों को दिया जाता है या और भी बाहर के लोगों को दिया जाता है हिंदू अवार्ड। तो देखो हिंदू अवार्ड की शुरुआत हुई है 2010 में। हिंदू अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? 2010 में हुई है। देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर का एक पार्ट है द हिंदू लिटरेचर व्यू। देखिए 2010 में इसकी शुरुआत हुई और वो शुरुआत किस कैटेगरी में हुई? फिक्शन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये जो आप कहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, आपने बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है द हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर का एक पार्ट है द हिंदू लिटरेचर रिव्यू, द हिंदू लिटरेचर रिव्यू। तो ये जो अवार्ड है वो अवार्ड देने वाली बॉडी है लिटरेचर रिव्यू, अवार्ड देने वाली यही बॉडी है। अवार्ड जो द हिंदू न्यूज़पेपर का ये जो पार्ट है द हिंदू लिटरेचर रिव्यू, और अवार्ड यही देता है। तो 2010 में इसने शुरू किया फिक्शन का अवार्ड, द हिंदू फिक्शन अवार्ड। इसको क्या नाम दिया गया उस समय? 2010 में द हिंदू फिक्शन अवार्ड नाम दिया गया। और 2010 से शुरू होने के बाद ये आपके कंटिन्यू है। जो आपका नॉन फिक्शन कैटेगरी है वो इसमें ऐड की गई थी। नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन जो कैटेगरी ऐड की गई वो की गई आपकी 2018 में। वो कब की गई? 2018 में। नॉन फिक्शन कैटेगरी को ऐड किया गया 2018 में। कब किया गया? 2018 में। तो 2000 देखिए अवार्ड 2010 में शुरू हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट हिंदू लिटरेचर अवार्ड था वो आपका फिक्शन को लेकर के था, फिक्शन से शुरू किया था। देखो ये पहला अवार्ड है वो फिक्शन के फील्ड में दिया गया था। फर्स्ट अवार्ड ऑफ द हिंदू लिटरेचर अवार्ड 2010 इन द फील्ड ऑफ फिक्शन। और नॉन फिक्शन कैटेगरी को 2018 में ऐड किया गया। तो ये जो वर्क, ये किस प्रकार के वर्क्स पे या किस प्रकार की रचना पे पुरस्कार दिया जाता है? इंग्लिश एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है ये वर्क होना चाहिए, इसी वर्क पे आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनकी जो अभी हाल ही में ये जो सुर्खियों में है, और सुर्खियों की वजह से क्या है? शांतनु दास जो सुर्खियों में है क्योंकि उनकी जो बुक है उसको फिक्शन की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। उनकी बुक को फिक्शन की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। और उनकी बुक क्या है? उनकी बुक है शांतनु दास, और उन्होंने बुक लिखी है इंडिया। इंडिया बुक का नाम क्या है? इनकी जो बुक है वो देखिए, हाँ इनकी बुक है जो शांतनु दास की है वो आपकी, हाँ इंडिया एम्पायर, इंडिया एम्पायर, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार,
फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर, ये जो बुक है, इस बुक को 2019 का फिक्शन की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इस बुक को फिक्शन, अब आप समझ रहे होंगे कुछ हिंदी भाषी जो मेरे दोस्त है, जो छात्र है, जिनको फिक्शन का अगर पता ना हो तो मैं बता देता हूं कि फिक्शन एक काल्पनिक कहानी, काल्पनिक घटना या काल्पनिक जो पात्र होते हैं उनके बारे में, जो पीपल होते हैं, इवेंट्स हो, आपका जो स्टोरी हो सकती है, इवेंट हो सकती है, या कोई पीपल जो काल्पनिक होते हैं उनके बारे में कुछ भी जो कंपोज करके अगर मान लिया उसको बुक्स या नॉवेल्स के रूप में आप कंपोजिशन करते हैं तो वो कहलाती है फिक्शन। नॉन फिक्शन में सारे फैक्ट्स रियल होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें, सारी जो थिंग्स है वो फैक्चुअल होती है और रियल होती है, उसको आप नॉन फिक्शन कैटेगरी में डालोगे। तो इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर, देखिए ये बुक जो है वो 1914 से लेकर के 1918 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उस वर्ल्ड वार पे ये बुक आपने, जो उस समय जो भारत क्या था, भारत के एम्पायर्स किस तरह थे और पहले वर्ल्ड वार के दौरान भारत का कल्चर किस तरह था, उस सारा इस टेन्योर के भीतर में इस बुक में संयोजित किया गया, एक काल्पनिक रूप से किया गया है। ये बुक है शांतनु दास की आपकी। तो इस बुक को क्या अवार्ड दिया गया है? द हिंदू अवार्ड। 2019 का इस बुक को हिंदू अवार्ड दिया गया। इसके अलावा देखिए दूसरी शख्सियत है वो ये है, ये तो शांतनु दास है, दूसरी शख्सियत एक और है जिनका नाम है आपका दूसरी शख्सियत है जिनको जो अवार्ड मिला है टेल हर एवरीथिंग, ये उनकी रचना है टेल हर एवरीथिंग। इस रचना के लिए नॉन फिक्शन कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो आपका अवार्ड किसको मिला है? जो ये अवार्ड मिला है, ये जो आपका नॉन फिक्शन कैटेगरी में, ये किस में है? नॉन फिक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ये देखिए टेल हर एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये टेल हर एवरीथिंग जो बुक है और इस बुक में ये अवार्ड मिला है, वो किसको मिला है? ये है मिर्जा वाहिद। मिर्जा वाहिद जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, मिर्जा वाहिद। तो मिर्जा वाहिद ने जो नॉन फिक्शन कैटेगरी में ये बुक लिखी है, नॉन फिक्शन कैटेगरी में, तो इस बुक के बारे में मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि ये बुक एक आपकी नॉन फिक्शन कैटेगरी की है और इसमें एक लेटर, देखिए ये क्या है, आपके एक ड्रामेटिक, जो आपका एक ड्रामेटिक टाइप की एक एनालॉग है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक एनालॉग क्या होता है, एक मान लियो कि एक स्पीच होता है ड्रामा में, जो एक लॉन्ग स्पीच होता है, तो एक लेटर के रूप में एक लॉन्ग स्पीच है जिसमें एक डॉक्टर अपनी अपनी पुत्री को एक लेटर के रूप में जो पूरा लिखते हैं, तो उसी से संबोधित किया गया। तो यह हर अपनी पुत्री के लिए यूज होता है टेल हर एवरीथिंग, और उस लेटर के जरिए वो डॉक्टर वो हर सारी चीजें वो बता देने वाली एक जो आपकी वास्तविक जो घटना है, वास्तविक कहानी है, और वो आपका मिर्जा वाहिद ने इस जो बुक के अंदर लिखा है। तो ये जिसको नॉन फिक्शन कैटेगरी में द हिंदू अवार्ड जो 2019 का इस पुस्तक को जो अवार्ड मिला है वो नॉन फिक्शन कैटेगरी मिला है। बुक का नाम है टेल हर एवरीथिंग, बुक का राइटर है मिर्जा वाहिद, और ये जो शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर की अपनी जो पुत्री को लिखे गए एक लेटर के रूप में इसमें संस्मरण है इसके। तो ये आपकी एक बुक के बारे में हो गया, या द हिंदू अवार्ड 2019 के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ऑलिव रिडले टर्टस। नेक्स्ट किसके बारे में है? ऑलिव रिडले टर्टल, जो काफी समय से ये अभी आपका सुर्खियों में रहता है, और हाल ही में सुर्खियों में आने की वजह यह है कि इनकी जो नेस्टिंग होती है, नेस्टिंग यानी कि जो प्रजनन, वो आपका एक ऐसे बीच पे हो रहा है इंडिया के जो इनके लिए क्लाइमेट पूर्ण ठीक रहता है, उचित वहां वातावरण है। तो वो आपका ऑप्शन आपको ढूंढना है कि जो ऑलिव रिडले कछुआ है वो भारत में कहां पाया जाता है, इज फाउंडेड इन विच स्टेट।
तो ये आपका ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ गोवा। तो यहाँ आपका ऑप्शन रहेगा ओडिशा। कहाँ है ये जो पिक्स देख रहे हैं, इस प्रकार का ये ऑलिव रिडले यानी एक कछुआ होता है, कछुआ की एक प्रजाति है और इसकी जो फैमिली है ये भी एक पर्टिकुलर फैमिली का कछुआ होता है। और वो जो फैमिली है वो कौन सी होती है, देखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलिव रिडले नामक कछुआ भारत के ओडिशा में पाया जाता है और वर्ल्ड का 50% जो ऑलिव रिडले है वो विश्व का 50% आपको यहाँ मिलेगा। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका ओडिशा में रसीकुलिया रुकरे में, रसीकुलिया रुकरे, ये एक बीच है जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का। ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित एक बीच है, ये कोस्टल एरिया है रसीकुलिया रुकरी। तो इस कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा संख्या में भारत के 90% इस किस्म के या इस फैमिली के जो कछुए हैं, टर्टल्स है, वो आपके भारत के कितने प्रतिशत, 90% कछुए हैं वो यहाँ पाए जाते हैं उड़ीसा के कोस्टल एरिया में। इसमें ये जो सबसे ज्यादा तो आपका जो रसीकुलिया में पाया जाता है, इसके अलावा गहीर माथा है और छोटे छोटे जो बीच के जो पोर्शन है वहां भी ये पाए जाते हैं। तो ये आपके देखिए रसीकुलिया रुकरी बीच अधिकतम संख्या में यहाँ ये आपके जो देखा गया जो उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। वर्ल्ड का इसके बाद दूसरा जो नेस्टिंग होता है, सेकंड पोजीशन पे जो वर्ल्ड का नेस्टिंग होता है वो है मैक्सिको। मैक्सिको के बाद दूसरा स्थान मैक्सिको का आता है, तीसरा स्थान है आपका कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। तो ये वो 3 देश हैं जहां आपको इस प्रजाति के जो आपको जो टर्टल्स है, इस प्रजाति के आपको जो कछुए हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, इस प्रजाति के कछुए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है देखिए सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज। ये टॉपिक है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक संगठन है। ये हाल में सुर्खियों में क्यों है, इस संगठन का नाम आपने हर प्रकार के न्यूज चैनल पे, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया में आपने इसको देखा होगा। अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज, सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज। तो ये सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज, CASC, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन जो सुर्खियों में क्यों है, पहला ऑप्शन है कोविड-19 फंड दिया क्या, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक आपातकाल हेतु याचिका दायर की, तीसरा है संगठन ने अपने कार्मिकों को बीमा पॉलिसी दी, या केंद्र सरकार ने इस संगठन को बैन किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन, जैसे कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन इस संगठन ने दायर की कि देश में अभी हालात जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का है और लगाई जाए, ठीक है। तो ये जो याचिका में ये डिमांड की गई है और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस संगठन ने दायर की है। ये याचिका किसने दायर की है, इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अब देखते हैं कि सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टमेटिक चेंज, इसके बारे में क्या जानकारी है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिट पिटीशन दायर किया है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, 360 आर्टिकल के तहत लगता है। तो इन्होंने ग्राउंड्स क्या दिए, इन्होंने ग्राउंड्स ये दिया कि देश के अंदर देखिए आवाजाही के साधन बंद है, यानी आर्टिकल 21 यहाँ बैन हो गया। इसके अलावा हमारे जो फंडामेंटल जितने राइट्स है वो सारे रुक गए हैं। तो आर्थिक गतिविधियां सब रुक गई है, सभी घरों में कैद है। मतलब एक आर्थिक रूप से देश में एक आर्थिक आपातकाल लागू किया जाए, ताकि क्या है कि आर्थिक आपातकाल लागू होगा तो इसका फायदा किस रूप में वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो पानी के हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के हैं, टेलीफोन के हैं, इंटरनेट के हैं, और हमारी जो जितनी जो EMIs है वो हमें ना देनी पड़े, मतलब इस आपातकाल तक हम इससे बच सकें। एक तो इनकी इस जो संगठन की ये डिमांड है कि अगर मान लिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो हम जो है इन बिलों को पे करने से बच सकते हैं, ये बिल आपके सस्पेंड हो जाएंगे उस इमरजेंसी की लास्ट डेट तक। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि स्टेट की जो पुलिस है, ठीक है ना, स्टेट की पुलिस है, स्टेट की जो अथॉरिटी है उसको सीधा गृह मंत्रालय के अधीन आदेश दिया जाए कि उसके अकॉर्डिंग काम करें। देखो क्योंकि इन मतलब भारत की जो संघ, भारतीय संघ है, उसके अंदर राज्यों का और केंद्र के बीच में तालमेल होना जरूरी है। तो ये डिमांड भी उन्होंने की कि ये तालमेल बना रहे ऐसी स्थिति में जबकि कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुआ है। तो ये रिट में मेन इसमें ये, दूसरा इन्होंने ये भी कहा है
कि इसमें जो फंडामेंटल हमारे राइट्स है वो आपके क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। तो ये आवागमन की जो आज़ादी है वो आपके मौलिक अधिकार 21 में आती, तो मौलिक अधिकार सारे सस्पेंड हो गए। तो ये आपका है इस संगठन के बारे में। तो इमरजेंसी, जैसे कि मैं आपको थोड़ा इमरजेंसी के बारे में बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी यानी जो आपातकाल है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपातकाल, तो भारत जैसे देश में जो आपातकाल है वो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दे रखे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं। एक इमरजेंसी जो लगती है वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है। एक आपकी दूसरी जो प्रकार की जो इमरजेंसी है वो आर्टिकल 356 के तहत लगती है। तीसरी प्रकार की जो आपकी इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 के तहत लगती है। अब जो इन्होंने सेंटर फॉर आपकी जो संस्था है, सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज, और इस संस्था ने सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज नामक संस्था ने जो डिमांड की है वो कौन सी इमरजेंसी की डिमांड की है, वो इमरजेंसी है 360। आर्टिकल 360 के तहत आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, जो आप इसको वित्तीय, हिंदी में क्या कह सकते हो, वित्तीय या आर्थिक आपातकाल, क्या कहोगे उसको, वित्तीय या आर्थिक आपातकाल कहोगे। आर्टिकल 360 के तहत ये लगती है, जैसे संविधान में इनका मेंशन किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 352 इसके अंदर कौन सी प्रकार की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 के अंदर आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है। कौन सी इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी किन सूरत में लगती है, नेशनल, जैसे कि कोई आपका एक जो आर्म्ड रिबेलियन हुआ हो गया हो, जिसको आप सशस्त्र विद्रोह कह सकते हैं। देश के अंदर अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो हो सकता है, या फिर देख लीजिए एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाह्य आक्रमण हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको आप बाह्य आक्रमण कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है वार। तो 3 कंडीशन में आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो जैसे कि आपने कह दिया कि आपका एक आर्म्ड रिबेलियन, या दूसरा आपका एक्सटर्नल जो एग्रेशन, या तीसरा वार, तो वार तो हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है ये यूज हुआ है। 352 जो नेशनल इमरजेंसी है वो 1962 से 68 के बीच में लगा है। कब लगा है, 1962 से 68 के बीच में लगा है। फिर इसके बाद कब लगा है, जब मान लिया बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेकर के जो युद्ध वार हुआ था 1971 में, तो 71 से ये आपका 1970 जो आपका 3 तक लगा। उसके बाद देखिए इंदिरा जी ने इसको एक इमरजेंसी लगाया कि एक इंटरनल डिस्टर्बेंस आधार दिया गया। क्या आधार दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आधार देके, और 1975 से 1977 के बीच में एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। तो इमरजेंसी देखिए आपकी कितनी बार लगी है। इमरजेंसी आपकी एक यहाँ लगी है 62 से 68 के बीच में, दूसरा 71 के दौर में लगी है जब आपने भारत पाक का युद्ध देखा, और तीसरा जो इमरजेंसी है वो इंदिरा गांधी जी के समय में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस को आधार बना के लगाया, तो वो है 1975 से 77 के बीच में। तो 3 प्रकार से आपके 352 आर्टिकल का भारत में अब तक इस्तेमाल हो गया है, ठीक है नहीं। लेकिन जो आपका आर्टिकल जो वित्तीय आपातकाल है वो सो फार इज नॉट यूजेज, अभी यूज नहीं हुआ, सो फार इज नॉट यूज्ड आर्टिकल 360, यानी जो वित्तीय आपातकाल है वो देश में अभी तक नहीं लगाया गया है। और जो आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 356 है, जो राष्ट्रपति शासन है, जो आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, और वो दैट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो आपके संवैधानिक जो प्रावधान है और उसके तहत कोई भी राज्य सरकार काम अगर नहीं करती है तो गवर्नर्स की सिफारिश पे राष्ट्रपति जो है वो डिक्लेरेशन जो डिक्लेयर करते हैं वहाँ राष्ट्रपति शासन, और गवर्नर जो है राष्ट्रपति के बिहाफ पे वहाँ शासन करते हैं। तो ये जो 3 प्रकार की इमरजेंसी है वो आपने देखी। अगला जो टॉपिक है वो देखिए, अगला टॉपिक है कि हाल ही में निम्मी नामक शख्स की मृत्यु हो गई। यह शख्सियत किस फील्ड से रिलेटेड है, यह शख्सियत किस खेल से संबंधित है, निम्मी, NIMMI। निम्मी जो शख्सियत है वो किस से संबंधित, खेल से संबंधित है, राजनीति से, फिल्म अभिनय से, या विज्ञान से संबंधित है। तो इनका संबंध है फिल्म अभिनय से, और इनका जो काम करने का जो
कार्यकाल है वो 1950 से 60 का दशक। 1950 से 60 के दशक में इन्होंने अपना काम किया और सबसे पहले इन्होंने जो अभिनय शुरू किया था वो 1949 की एक फिल्म थी बरसात। कौन सी फिल्म थी? बरसात। और बरसात फिल्म थी राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित। राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित जो फिल्म थी 1949 की बरसात। बरसात के बाद इनकी जो सबसे चर्चित फिल्म थी वो थी आन, और आन आपकी 1952 में बनी। इसके बाद सबसे जो लास्ट फिल्म इन्होंने 1965 में बनाई, इनकी जो इंपॉर्टेंट फिल्म और है दीदार और उड़न खटोला। कौन कौन सी है? दीदार और उड़न खटोला। तो ये जो शख्सियत है निम्मी एक फिल्म अभिनेत्री है, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो करंट अफेयर्स को लेकर के हमने आपको बताया। मिजाग एकेडमी के देखिए साथियों, आप मैक्सिमम आप सभी इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन इसको अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने जो फ्रेंड्स जितने भी हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और मैक्सिमम जितने भी आप इससे जो करंट अफेयर्स की घटनाओं का विश्लेषण हमसे जितना आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि मिजाग एकेडमी एक शॉर्ट जो एक सब्जेक्ट है जो कांस्टेबल भर्ती के अंदर, जो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के अंदर जो आपका है वो है महिला और बाल अपराध। तो महिला और बाल अपराध पे जो एकेडमी की एक टीम काम कर रही है, उसके अंदर टोटल है जो 20 जो वीडियो क्लासेस होगी, 20 वीडियो क्लासेस, ठीक है, और उसके अंदर ईच वीडियो क्लासेस है वो 1 आवर की होगी, यानी कि देयर इज 20 आवर्स, 20 घंटे में आपको 10 दिन अगर रोज 2-2 घंटे पढ़ोगे तो भी कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो ये एक जो आपके हमारी टीम है, 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल के लगभग ये कोर्स है हमारा लॉन्च होगा। और कोर्स में 31 मार्च तक अगर इससे पहले आप रजिस्टर करते हैं तो इस कोर्स का कोई फी नहीं है, लेकिन 31 मार्च के अगर बाद करेंगे तो आपको इसकी फी है वो पे करनी पड़ेगी। तो आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और जो हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है, जो मॉर्निंग को हम एक करंट अफेयर्स के रूप में लेके आते हैं, एक नजर जो राजस्थान पत्रिका भास्कर पर, इस पे आप सब्सक्रिप्शन जितना भी है, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जितने ज्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को करने की सलाह दीजिए। और जितने मैक्सिमम आएंगे तो इससे क्या होगा कि चैनल जो मिजाग एकेडमी के ऊपर जो कोर्सेज आज जो अवेलेबल है उसके बाद भी अवेलेबल है, इसमें देखिए नया चैनल है, नया प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोर्सेज धीरे धीरे बढ़ेंगे, नई टीमें और जुड़ेगी और सब कुछ आपको जो एक ऑफर के रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप पेशेंस रखिए, और जितना आप पेशेंस रखेंगे और पेशेंटली चलेंगे, आपके और हमारे सभी के लिए अच्छा रहेगा। हम आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवाने का मौका देंगे, अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखते हुए आपसे मैं एक ही सलाह देना चाहता हूं कि YouTube चैनल पे हमारा जो लाइव जो मॉर्निंग को ये सेशन आता है, इस लाइव सेशन को जो करंट अफेयर्स का सेशन है, इसके बाद हमारा जो मैथमेटिक्स का सेशन है वो भी लाइव आएगा। तो लाइव सेशन को आप देखिए, उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आप शेयर करिए, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जाएगा। तो परिवार बढ़ाने के लिए आपका सहयोग भी जरूरी है, इसलिए आप पेशेंस, धैर्य रखिए और चैनल की अच्छी क्लासेस है उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके अलावा मिजाग एकेडमी की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे संयम से उस कोर्स का इंतजार करें जो हमारी टीम तैयार कर रही है, वो कोर्स आते रहेंगे। आप जो अपना उतावलापन मत दिखाइए कि अभी इस पे ये नहीं है इसलिए वी क्विट दिस वन एंड ज्वाइन अदर वन, ठीक है। आप संयम रखिए, यहाँ आपको हर अच्छी चीज मिलेगी और किफायती दर पे मिलेगी। अभी तो हम 31 मार्च तक हमने जो सारे कोर्स फ्री कोर्स कर दिया, जो कोर्सेज हमारे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है वो सारे कोर्स फ्री है, और आप फ्रीली आप डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और फ्री ज्वाइन करिए। 31 मार्च के बाद फिर देखेंगे कि आई फ्री का जो ऑफर है वो एक्सटेंड होता है या फिर कोई नया ऑफर आता है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को जो लाइव देखा है और आगे भी आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।